आज हम डिस्कस करने वाले हैं कांस्टेंट क्वालिफायर। तो कांस्टेंट क्वालिफायर क्या होते हैं तो चलो जान लेते हैं। तो कांस्ट की वर्ड इज यूज्ड टू डिफाइन कांस्टेंट आइडेंटिफाई whose values remain constant during whole life of the program। सो हमारे पास एक कांस्ट की वर्ड होता है जिससे हम एक कांस्टेंट क्वालिफायर डिफाइन करते हैं, यानी एक वेरिएबल को हम कांस्टेंट क्वालिफायर करा डिक्लेयर करते हैं, ठीक है, जिसकी मदद से अगर हम उसे दोबारा यूज करें प्रोग्राम में, अगर हमने उसको कोई वैल्यू दी है, जिस तरह यहाँ पर डॉलर रेट है, उसकी वैल्यू अगर हम चेंज करना चाहे प्रोग्राम में तो वो हम नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक प्राइस लिस्ट है, उसमें बहुत से प्रोडक्ट्स है और उनके प्रोडक्ट्स के अलग अलग प्राइस हैं। तो उस प्राइस को कांस्टेंट रखने के लिए हम कांस्टेंट क्वालिफायर बनाते हैं उस प्रोडक्ट के नाम को, यानी एक प्रोडक्ट हमारे पास एक वेरिएबल हो गया और उसके जो प्राइस है उसको कांस्टेंट बनाने के लिए हम कांस्ट लगाते हैं कि कांस्ट फला चीज इक्वल टू फला वैल्यू। यानी यहाँ पर हमारे पास डॉलर रेट, यानी डॉलर का जो रेट है वो 50 है, तो उसको हम अगर चेंज करें तो वो चेंज नहीं हो सकता, वो हमें कंपाइलर एरर देगा। तो इस तरह जब हमारे पास बहुत से प्रोडक्ट्स है और उनके प्राइस लिस्ट अगर हम बनाते हैं तो उसके प्राइस लिस्ट को कांस्टेंट बनाने के लिए हम कांस्ट की वर्ड यूज करते हैं। सो कांस्टेंट के लिए क्या जरूरी है कि हम उसे पहले डिक्लेयर करें और डिक्लेरेशन के बाद हम उसे इनिशियलाइज करें, यानी उसको कोई वैल्यू दे, ठीक है। अगर हम वैल्यू नहीं देते तो वो कांस्टेंट नहीं माना जाता, ठीक है। अगर हम उसे वैल्यू देंगे तो फिर वो क्या बन जाएगा, कांस्टेंट क्वालिफायर हो जाएगा, यानी उसको वैल्यू है और वो वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते। जिस तरह यहाँ पर 50 और हम यहाँ दूसरी लाइन पे ट्राई कर रहे हैं कि उसकी वैल्यू चेंज कर रहे हैं 100 में, तो वो हमें एरर देगा। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं टाइप कास्टिंग ऑपरेटर। तो टाइप कास्टिंग जो होता है वो एक मेथड होता है, एक कंसेप्ट होता है कि हम किस तरह डेटा को एक टाइप से दूसरे टाइप में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस जो कन्वर्जन होता है या जो मेथड है जिसकी मदद से हम कन्वर्जन करते हैं डेटा के दरमियान, तो उसको टाइप कास्टिंग कहा जाता है। टाइप कास्टिंग की हमारे पास दो टाइप्स है, एक होता है इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग, एक होता है एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग में क्या होता है कि कंपाइलर ऑटोमेटिकली कन्वर्ट करता है तो कंपाइलर क्या करता है, इम्प्लिसिट में क्या करता है, इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग में क्या होता है कि कंपाइलर ऑटोमेटिकली कन्वर्ट करता है। ऑटोमेटिकली का मतलब ये है, फॉर एग्जांपल हमने बाय डिफॉल्ट एक डबल डेटा को एक इंटीजर वैल्यू दी, एक डबल वेरिएबल को हमने इंटीजर वैल्यू दी, तो वो क्या करेगा, इम्प्लिसिट कास्टिंग करेगा, यानी ऑटोमेटिकली कन्वर्ट करेगा इंटीजर वैल्यू को डबल में। डबल क्या होते हैं, हमारे पास डेसिमल पॉइंट वैल्यूज होते हैं। तो इस तरह अगर हमने एक इंटीजर वेरिएबल को फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू दी, यानी डेसिमल पॉइंट वैल्यू दिए, तो वो क्या करेगा, वो खुद ऑटोमेटिकली क्या करेगा, उसे इंटीजर में कन्वर्ट करेगा। तो ये एक तरह से समझो कि हमारे बहुत फायदेमंद है, बहुत एडवांटेज है इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग। अगर हमने बाय डिफॉल्ट कोई गड़बड़ की, इस तरह हमारे पास होता है एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग में क्या होता है कि हमने करना होता है, अगर हम चाहे एक डेटा टाइप को दूसरी डेटा टाइप में कन्वर्ट करना चाहे तो वो हम कर सकते हैं। तो एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग में क्या होता है कि हमने फॉर एग्जांपल एक इंटीजर डेटा टाइप डिक्लेयर किया और एक फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल है, अब उसमें हमने एक वैल्यू स्टोर की है 3.14। इस 3.14 को हमने इंटीजर में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, तो उसके लिए जो प्रोसेस है, जो मेथड है, तो वो कुछ इस तरह है कि आप उस वेरिएबल का नाम लिखोगे जिसमें आपने स्टोर करना है, जो इंटीजर वेरिएबल है हमारे पास, इंटीजर वैल्यू हमने इसमें स्टोर करना है, पाई को हमने इंटीजर बनाना चाहते हैं, तो हम इसको लिखेंगे और उसके बाद इक्वल, और उसके बाद जो ये ब्रैकेट है, आप ब्रैकेट समझो, ब्रेसेस समझो, ठीक है, जो ब्रेसेस है या ब्रैकेट है, उसके अंदर हम वो डेटा टाइप लिखेंगे जिस डेटा टाइप में हमने कन्वर्ट करना है। तो हमने इंट में कन्वर्ट करना है, तो हम यहाँ पर इंट लिखेंगे और उसके बाद हम पाई लिखेंगे। पाई क्यों लिखेंगे, क्योंकि पाई में वो वैल्यू स्टोर है। तो क्या करेगा कंपाइलर पाई की जो वैल्यू है वो इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे, उसे 3 बनाएगा, तो वो 3 बन जाएगा, और जो 0.14 है उसे वो इग्नोर करेगा। और इस तरह अगर हम चाहे तो इसको इस तरह भी कर सकते हैं कि x इज इक्वल टू इंट, और जिस वैल्यू को हमने कन्वर्ट करना है तो उसको हम ब्रेसेस में लिखेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे, और जिसमें कन्वर्ट करना है उसको हम आगे लिखेंगे। तो ये कुछ
मेथड है, कुछ तरीके हैं कि अगर आप ये अप्लाई करो तो ये अप्लाई कर सकते हो, अगर ये अप्लाई करो तो वो भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, वो आप पे डिपेंड करता है। जब आपको कंसेप्ट आ जाएगी प्रोग्रामिंग की, प्रोग्रामिंग किस तरह होती है और ये टाइप कास्टिंग किस तरह होती है, तो आप खुद ब खुद कर सकोगे। तो इस पर मैं एक एग्जांपल कर देता हूँ ताकि आपको समझ आ सकता, कि आप लोगों को समझ आ सके। तो चलो एग्जांपल की तरफ जाते हैं। ये रहा हमारे पास एक प्रोग्राम, इसमें हम क्या करेंगे, एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग करेंगे। यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है, फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल है, और उसको मैंने वैल्यू दी, ठीक है, 3.1416। तो इसको मैं डबल कर देता हूँ ताकि वाज़ेह रहे डबल। और इसको मैं क्या करना चाहता हूँ कि एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग करूँ कि जो पाई में जो वैल्यू स्टोर है उसको मैं इंटीजर में कन्वर्ट करूँ, यानी उसको इंटीजर में कन्वर्ट करूँ। 3 हमारे पास आया और वो जो बाकी डिजिट्स है उसको इग्नोर करें। तो यहाँ पर मैंने पाई लिखा है ब्रेसेस में। तो मैं इसको सेव कर देता हूँ, F11 कर देता हूँ। एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग टू इंटीजर वैल्यू, उसने इंटीजर में कन्वर्ट किया। तो इस तरह आप इंटीजर को डबल में कन्वर्ट कर सकते हो और डबल को इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हो। इस तरह मैं एक काम करता हूँ, उसको कमेंट देता हूँ, जिसको मैं इस तरह लिख देता हूँ कि x इज इक्वल टू पाई इंट ब्रेसेस में, और इसके बाद मैं लिख देता हूँ पाई। सेव किया और F11 कर दिया। तो ये भी उस तरह काम कर रहा है। तो आप की मर्जी, अगर उस तरह लिखना चाहते हो तो भी ठीक है, अगर इस तरह लिखना चाहते हो तो भी ठीक है, ये आप पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं इनपुट और आउटपुट फंक्शंस। ऑल द स्टैंडर्ड इनपुट एंड आउटपुट स्ट्रीम ऑब्जेक्ट्स। यहाँ पर स्ट्रीम ऑब्जेक्ट्स क्या है, सी आउट है और सी इन है। तो all the standard input and output stream objects are declared within the header file or stream, which is a part of standard C++ library. So standard output जो हमारे पास out stream object है, या standard input स्ट्रीम ऑब्जेक्ट सी इन जो हमारे पास है, ये स्टैंडर्ड इनपुट और आउटपुट स्ट्रीम ऑब्जेक्ट्स है जो डिक्लेयर होते हैं स्ट्रीम हेडर फाइल में। स्ट्रीम हेडर फाइल क्या है, वो स्टैंडर्ड C++ लाइब्रेरी का एक पार्ट है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, जो प्री प्रोसेसर डायरेक्ट और हेडर फाइल मैंने बताए थे। तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि स्ट्रीम जो होता है वो डिक्लेरेशन रहते हैं सी आउट के लिए और सी इन के लिए। सी इन और सी आउट हम प्रोग्राम में यूज नहीं कर सकते अगर हमारे पास क्या ना हो, स्ट्रीम हेडर फाइल ना हो। सो ये जो स्ट्रीम ऑब्जेक्ट है, इनपुट और आउटपुट स्ट्रीम ऑब्जेक्ट जो हमारे पास है, वो क्या करते हैं कि हमें आउटपुट और हम इससे आउटपुट करा सकते हैं और इसमें इनपुट करा सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने कुछ आउटपुट कराना है तो हम सी आउट लगाएंगे, अगर हमने कुछ इनपुट देना है, कोई वैल्यू देनी है, तो हम क्या करेंगे, सी इन करेंगे। तो इस तरह जो स्टैंडर्ड आउटपुट सी आउट है वो एक हमारे पास स्ट्रीम ऑब्जेक्ट है। सो द डिफॉल्ट स्टैंडर्ड आउटपुट ऑफ ए C++ प्रोग्राम इज द स्क्रीन। जो डिफॉल्ट आउटपुट है हमारे पास C++ प्रोग्राम में वो है स्क्रीन। स्क्रीन हमें आउटपुट देगा ना, तो एंड इस तरह स्क्रीन जो होता है वो हमें आउटपुट देगा। एंड सी आउट इज द C++ स्ट्रीम ऑब्जेक्ट विच इज डिफाइन इट। और C++ लैंग्वेज में जो सी आउट एक स्ट्रीम ऑब्जेक्ट है वो क्या करेगा, वो उसे डिफाइन करता है कि क्या आउट करना है और किस तरह आउट करना है। So cout is the C++ stream object which defines it, जो उसे डिफाइन करता है कि किस तरह आउट करना है। cout is used with insertion operator which is written as। cout हम यूज करते हैं इंसर्शन ऑपरेटर के साथ। इंसर्शन ऑपरेटर लगाएंगे तो उसके बाद हम यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर cout मैंने लगाया, ये क्या है, cout हमारे पास क्या है, स्ट्रीम ऑब्जेक्ट है जो हमें आउटपुट देगा, cout देगा। यानी फॉर एग्जांपल हमें कंसोल स्क्रीन पर आउट देगा। सी का मतलब कंसोल स्क्रीन और आउट का मींस आउटपुट। सो ये हम आउटपुट देगा। क्या हमें आउटपुट देगा, 12 हमें आउटपुट देगा। ये डबल कोटेशन में हम जो कुछ भी लिखेंगे वो हमें क्या करेगा, सी आउट करेगा, यानी कंसोल स्क्रीन पर हमें दिखाएगा। तो इस तरह सी आउट हेलो है,
तो ये हेलो हमें क्या करेगा, आउटपुट देगा स्क्रीन पर। मतलब नहीं है कि हम सिर्फ ये कर सकते हैं कि डबल कोटेशन में जूली का वो हमें आउटपुट हुआ है, नहीं, यहाँ पर हम कोई वेरिएबल भी दे सकते हैं कि हमें वो वेरिएबल में जो कुछ भी स्टोर है या वेरिएबल में जो फंक्शन है वो हमें आउट करके दो। ये हम आगे डिस्कस करेंगे कि हम किस तरह वेरिएबल को आउट करते हैं और उसमें जो फंक्शन होगा वो हमें आउटपुट करके देगा। तो इस तरह हमारे पास स्टैंडर्ड इनपुट भी होता है ताकि हमें उसको इनपुट कुछ भी देना है, ताकि हम कुछ डिवाइस से इन कर सके, कीबोर्ड से इन कर सके और उस डेटा पे कुछ और प्रोसेस कर सके। तो इसीलिए हमारे पास होते हैं स्टैंडर्ड इनपुट। जो स्ट्रीम है हमारे पास वो है सी इन, स्ट्रीम ऑब्जेक्ट सीन जो इनपुट है। द स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस यूज्ड फॉर एंटरिंग इनपुट टू द कंप्यूटर इज कीबोर्ड। जो स्टैंडर्ड हमारे पास आउटपुट डिवाइस है वो क्या है, कीबोर्ड है। कीबोर्ड से हम इंटर कर सकते हैं ना, हम जो भी चीज़ इंटर करेंगे वो कीबोर्ड से करेंगे। इन C++ द स्ट्रीम एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर, जो एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर है, एंड ऑब्जेक्ट इन आर यूज्ड टू हैंडल स्टैंडर्ड इनपुट। जो हमारे पास एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर है, आप इसको इस तरह समझो कि डबल ग्रेटर देन साइन जो होते हैं वो एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर होते हैं और डबल लेस देन साइन जो होते हैं वो इंसर्शन ऑपरेटर के लिए होते हैं। ये आपको थोड़ा बहुत डिफिकल्ट है लेकिन इतना डिफिकल्ट नहीं है, जब आप प्रोग्राम करोगे तो आपको खुद समझ आ जाएगा। सो ये क्या करते हैं, ये हैंडल करते हैं इनपुट को, जो हम इनपुट देंगे उसको वो हैंडल करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया इन डेटा टाइप का मार्क्स, तो उसमें मैं क्या स्टोर करूँगा, मार्क्स स्टोर करूँगा। तो मैं इन कर रहा हूँ कि मार्क्स जो वेरिएबल है ये मुझे आउटपुट, फॉर एग्जांपल इसमें मैं कुछ इनपुट कराना चाहता हूँ तो कंसोल स्क्रीन पे मुझे इन कर दे, कंसोल स्क्रीन पे मुझे इजाज़त दे कि मैं कंसोल स्क्रीन में इंट में कोई डेटा स्टोर करूँ। मैं इसे इन कराना चाहता हूँ कि ताकि मार्क्स में मैं कुछ स्टोर कर सकूँ। इन द अबव एग्जांपल मार्क इज एन इंटीजर डेटा टाइप वेरिएबल एंड द सेकंड स्टेटमेंट वेट्स फॉर एन इनपुट। यहाँ पर मैंने एन लगाया, फॉर एग्जाम्पल ये एन नहीं है, ये एन इनपुट फ्रॉम Cin in order to store it in this integer variable। so सेकंड स्टेटमेंट जो होता है वो वेट्स करता है ताकि हमें उसे कुछ इनपुट तो दे। हमने आउट किया है कि कंसोल स्क्रीन पे हमें मार्क्स आउट करो यानी इन करो ताकि हम उसे कुछ वैल्यू दे, तो उसके लिए वो वेट कर रहा होता है कि ताकि हम कुछ इंटर कर सकें। तो इस तरह ये काम करते हैं। सी आउट जो होता है वो हमें आउटपुट देता है और सी इन जो होता है वो हमें उसमें हम इनपुट देते हैं, कुछ डेटा स्टोर कराना चाहते हैं किसी भी वेरिएबल में। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी, इतनी डिफिकल्ट नहीं है। इसमें जो ये इंसर्शन ऑपरेटर है और एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर है, ये आपको थोड़ा बहुत वो लगेगा कि क्या चीज़ है। जब आप प्रैक्टिस करोगे, आप एग्जांपल करोगे, आप खुद से बार बार देखोगे और उस पर प्रैक्टिस करोगे तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। तो नेक्स्ट हमारे पास आते हैं एस्केप सीक्वेंसेस। C++ लैंग्वेज में क्या होते हैं कि एक स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं जिनके खास मकसद होते हैं और वो एक खास मकसद के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इस तरह एस्केप सीक्वेंसेस भी होते हैं जो एक खास किस्म के कैरेक्टर्स होते हैं। यहाँ पर मैंने दिया हुआ है कि नेम, सिंबल, मीनिंग, ये तो हेडिंग है। यहाँ पर मैंने नेम में दिया हुआ कि अलर्ट, क्या अलर्ट करेगा, इसके लिए जो सिंबल होगा वो होगा \a और वो क्या करेगा, एक साउंड जनरेट करेगा। इस तरह हॉरिजॉन्टल टैब है, \t प्रिंट्स है हॉरिजॉन्टल टैब। ये मैं आपको प्रैक्टिकल बताऊंगा कि टैब का क्या मतलब है। वो स्पेस देगा, टैब देगा, ठीक है। वर्टिकल टैब होते हैं हमारे पास, /v प्रिंट्स है वर्टिकल टैब, क्वेश्चन मार्क होते हैं। तो ये मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाऊंगा। द मोस्ट कॉमन एस्केप सीक्वेंस इज /n। तो /n क्या करता है, विच कैन बी यूज्ड टू इंसर्ट ए न्यू लाइन इन ए स्ट्रिंग ऑफ टेक्स्ट। तो ये न्यू लाइन का क्या मतलब है, इंसर्ट का क्या मतलब है, ये किस तरह काम करती है, मैं आपको प्रैक्टिकल बताऊंगा। तो चलो प्रैक्टिकल की तरफ जाते हैं ताकि आपको इनका समझ आ सके। तो ये रहा हमारे पास एक प्रोग्राम जिसमें मैं आपको एस्केप सीक्वेंसेस के बारे में बताता हूँ कि एस्केप सीक्वेंस हम किस तरह यूज़ करते हैं और इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं प्रोग्राम में। सो फर्स्ट देखते हैं जो कॉमनली यूज़ होते हैं, सिर्फ मैं वो बताते देता हूँ जो अगर आपको चाहिए, टोटल चाहिए जितने भी एस्केप सीक्वेंसेस है आपको उनको प्रैक्टिस करके आप खुद चेक करते हो तो वो किस तरह काम करते, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं आपको पूरा लिस्ट सेंड करूँगा या आप खुद गूगल पर सर्च कर सकते हो। सो यहाँ पर मैं एक वो कर देता हूँ कि /\tab लगा देता हूँ, ठीक है, /tab।
ये हॉरिजॉन्टल टैब होते हैं हमारे पास। तो ये क्या करेगा, ये हेलो और वर्ल्ड के दरमियान एक स्पेस देगा, यानी टैब देगा, ठीक है, जिस तरह हम नॉर्मल टेक्स्ट में टैब देते हैं। सो क्या करेगा, यहाँ पर मैं आता हूँ एग्जीक्यूट में, कंपाइल एंड रन। थोड़ा स्लो है, यहाँ देखो हेलो वर्ल्ड फिर हेलो एवरीवन आ रहा है। सो अगर हमें चाहिए कि हेलो वर्ल्ड अलग लाइन पे आए और हेलो एवरीवन एक दूसरी लाइन पे आए, तो हम क्या करेंगे, हम सिंपल यहाँ पे आके यहाँ लास्ट में यहाँ पर लगाएंगे \n। ये क्या करेगा, हेलो हेलो वर्ल्ड जो है वो क्या करेगा, एक लाइन पे देगा फर्स्ट लाइन पे, और ये दूसरे वो हो गए हेलो एवरीवन, तो ये सेकंड लाइन पे हमें शो करेगा। और ये जो /n और /t है ये हमें शो नहीं हो रहा है कंसोल पे। अगर आप थोड़ा वो करें तो वो हमें दिखाई नहीं दे रहा, वो अपने स्पेशल मीनिंग के लिए जो वो बनाएंगे, बस वो अपना काम कर रहे हैं। यहाँ पर टैब दे रहे हैं और ये हमें एक दूसरी लाइन पे दूसरा जो सेंटेंस हमने लिखा है या स्ट्रीम वगैरह, तो ये हमें दूसरी लाइन पे शो कर रहा है। तो इस तरह ये काम करते हैं। बहुत से स्केप सीक्वेंसेस है, आप खुद चेक कर सकते हो, जिसमें मैंने दिखाया था उस पर आप खुद ट्राई कर सकते हो। टोटल मैं नहीं बता सकता, अगर मैं बताने लगा हूँ तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारे पास तो वो ये जो है, हम हर प्रोग्राम में इनको इस्तेमाल करेंगे तकरीबन जब हमें ज़रूरत हो जाए। दूसरे भी यूज़ कर सकते हैं, ये नहीं है कि हम यूज़ नहीं कर सकते, अगर हम ज़रूरत पड़ जाए तो हम यूज़ कर सकते हैं। इस तरह जो हमारे पास \n होता है, ठीक इस तरह इसका अल्टरनेटिव एक होता है जो होता है एंड लाइन। ठीक इस तरह काम करता है एंड लाइन, जो मैं आपको मैनिपुलेटर में बताऊंगा जब हम मैनिपुलेटर को करेंगे। जो उनका मैनिपुलेटर का जो टॉपिक है उसको डिस्कस करें तो मैं वहाँ पर एंड लाइन को बताऊंगा कि लाइन भी ठीक इस तरह से काम करता है। देखो यहाँ पर हमने /n नहीं लगाया, \n नहीं लगाया, ठीक है, लेकिन ये फिर भी काम कर रहा है। वो किसकी वजह से काम कर रहा है, वो एंड लाइन की वजह से काम करा गया। हम यहाँ से एंड लाइन हटा दें तो ये क्या करेगा, तो ये दोबारा एक लाइन पे ये सारे लाइंस क्या करेगा, हमें शो करके देगा। हेलो वर्ड भी होगा, हेलो एवरीवन भी होगा, ये सारा इस तरह आएगा, क्योंकि ये हमें नहीं चाहिए, क्योंकि ये बहुत वो आ रहा है, डिफिकल्ट से आ रहा है और हम इसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। और हमें चाहिए कि हम इसको क्या करें, हेलो वर्ड दूसरी लाइन पे आए, एक लाइन पे है, और जो एवरीवन है हेलो एवरीवन वो एक दूसरी लाइन पे है। तो हम यहाँ पर सिंपल क्या लगाते हैं, \n, और एन लाइन भी लगा सकते हैं। तो ये इनका कुछ काम होते हैं और इन काम के लिए यूज होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं इनपुट आउटपुट एंड लाइन फंक्शंस। ठीक ये भी उस तरह काम करते हैं जिस तरह हमारे पास सी आउट और सीन काम करते हैं। जिस चीज़ के नाम डिफरेंस है और इनके थोड़ा बहुत जो पर्पस है या जो सिंटैक्स है वो थोड़ा डिफरेंस है। सो गेट चार जो हमारे पास होते हैं वो गेट चार स्टैंड्स फॉर गेट कैरेक्टर एंड इज यूज्ड टू गेट ए सिंगल कैरेक्टर फ्रॉम स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस। तो ये गेट चार जो हमारे पास होते हैं वो एक कैरेक्टर को गेट करने के लिए यूज होते हैं जो हम कीबोर्ड से देंगे। जिस तरह हमारे पास सीन था, सीन में हम क्या करते थे, कीबोर्ड से कुछ देते थे। तो इस तरह गेट चार भी जो हमारे पास है वो भी उस तरह से काम करता है। गेट चार इज डिफाइंड इन studio.h हेडर फाइल। वो भी studio.h हेडर फाइल में क्या होता है, डिफाइन होता है। अगर हम studio.h हेडर फाइल प्रोग्राम में इंसर्ट ना करें तो क्या करेगा, ये काम नहीं करेगा। तो हमें studio.h हेडर फाइल क्या करना होगा, इंसर्ट करना होगा प्रोग्राम में। The general syntax for the use of getChar function is int getChar। हम int लगाएंगे डेटा टाइप और उसके बाद हम क्या करेंगे, getChar फंक्शन लगाएंगे। तो जनरल सिंटैक्स का क्या मतलब है, सिंटैक्स का मतलब ये है कि हम इंग्लिश में क्या करते हैं, ग्रामर रूल या वो करते हैं, फॉलो करते हैं। ग्रामर रूल फॉलो करने के बाद हम एक इंग्लिश सेंटेंस लिख सकते हैं, इंग्लिश जो वो पैराग्राफ होता है वो लिख सकते हैं। ठीक इस तरह प्रोग्राम में क्या होता है, सिंटैक्स होते हैं। उस सिंटैक्स को आप फॉलो करके आप फंक्शन को क्रिएट कर सकते हो या एक प्रोग्राम कर सकते हो उस सिंटैक्स के मुताबिक। अगर आप सिंटैक्स को इग्नोर करते हो तो क्या करेगा, कंपाइल आपको एरर देगा और आप वो प्रोग्राम नहीं कर सकते। तो गेट चार क्या करता है, सिंपल सा हमारे पास जो आउट है सॉरी सीन है उस तरह काम करता है, और वो इनपुट लेता है कीबोर्ड से, एक कैरेक्टर लेता है। ठीक है, वो किस में वो होता है, डिफाइन होता है studio.h हेडर फाइल में।
इसका जनरल सिंटैक्स क्या है, इंट गेट चार। इस तरह हमारे पास पुट चार होते हैं। पुट चार का मतलब ये है कि इज ए स्टैंडर्ड, पुट चार का मतलब ये जिस तरह हमारे पास वो है सी आउट है, तो ठीक उस तरह ये काम कर रहा है। पुट चार इज ए स्टैंडर्ड आउटपुट फंक्शन, यानी आउटपुट फंक्शन है डिफाइंड इन स्टूडियो डॉट एचटीएमएल फाइल। जो भी वो भी पुट चार जो हमारे पास है वो भी स्टूडियो डॉट एचटीएमएल हेडर फाइल जो है उसमें डिफाइन होता है। एंड इज यूज टू डिस्प्ले ए सिंगल कैरेक्टर। तो ये सिंगल कैरेक्टर के लिए यूज होता है कि वो हमें डिस्प्ले करे कहाँ पर, कंसोल स्क्रीन पर। रिसीव्ड एज एन आर्गुमेंट ऑन द स्क्रीन, जो एज एन आर्गूमेंट वो क्या करेगा, रिसीव करेगा। आर्गूमेंट क्या होता है, प्रोटोटाइप क्या होता है, और एक पर आता है उसको क्या कहते हैं, पैरामीटर। तो पैरामीटर, आर्गूमेंट और प्रोटोटाइप क्या होते हैं ये हम आगे डिस्कस करेंगे जब हम फंक्शन करेंगे, बिल्ट इन फंक्शन करेंगे, यूजर डिफाइंड फंक्शन। तो वहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि आर्गूमेंट्स क्या होते हैं, प्रोटोटाइप क्या होते हैं और पैरामीटर क्या। जस्ट आपने ये याद रखना है कि बस ये जो पुट चार जो होते हैं वो एज ए इस तरह काम करते हैं जिस तरह हमारे पास आउट था। तो ठीक उस तरह एक ये क्या लेता है, एक कैरेक्टर लेता है, ठीक है, वो जो डिस्प्ले करेगा हमारे पास किस कहाँ पर डिस्प्ले करेगा, कंसोल स्क्रीन पर। तो उसका जनरल सिंटैक्स जो है वो कुछ इस तरह है कि पुट चार लिखेंगे हम, और उसके अंदर जो ब्रेसेस है, ब्रेसेस के अंदर हम क्या करेंगे, वो चार लिखेंगे, यानी वो करेक्टर डेटा टाइप का जो वेरिएबल होगा वो हम यहाँ पर लिखेंगे। तो सिंपल सी बात है, ठीक है, कि गेट चार जो होता है वो सीन की तरह काम करता है और पुट चार जो होता है वो सीआउट के लिए काम करता है। डिफरेंस सिर्फ ये है कि स्टैंडर्ड फाइल में दोनों डिफाइन होते हैं और उसके जनरल सिंटैक्स जो होते हैं वो थोड़े बहुत डिफरेंस होते हैं सीआउट और सीन के लिहाज से। और ये क्या करते हैं, एक करेक्टर लेने यानी सी आउट करने के लिए यूज होते हैं और सी इन के लिए यूज होते हैं, यानी सिर्फ एक करेक्टर के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। ये हम कहाँ पर यूज करेंगे, ये हम जब लूप करेंगे तो वहाँ पर हम इसको यूज करेंगे, और लूप में हम डिफरेंट वेरियस किस्म के जो टास्क होंगे, जो प्रोग्राम होंगे वो हम करेंगे इसकी मदद से, इन दोनों की मदद से, गेट चार की मदद से और पुट चार की मदद से। तो फिलहाल जस्ट आप ये याद रखें, थोड़ा बहुत इसका आइडिया हो आपके पास तो भी ठीक है। ये हम आगे डिस्कस करेंगे पूरी डिटेल के साथ, जस्ट यहाँ पर मैंने आपको बताया। सो नेक्स्ट हमारे पास आते हैं मैनिपुलेटर्स। तो मैनिपुलेटर्स क्या होते हैं, ये एक किस्म के टेक्निक्स होते हैं, कंसेप्ट होते हैं कि हम उसको यूज करके फॉर्मेटिंग आउटपुट कर सकते हैं, यानी हम आउटपुट को फॉर्मेट कर सकते हैं कि हमारे पास आउटपुट किस तरह है, हमें कंसोल स्क्रीन पर किस तरह दिखाई दे। फॉर एग्जांपल हमने प्रोग्राम किया और उस प्रोग्राम को हम चाहते हैं कि हमारे पास कंसोल स्क्रीन में किस तरह वो शो हो, यानी उसको हम किस तरह अंडरस्टैंड कर सके। तो इस तरह हमारे पास ये मैनिपुलेटर का जो मेथड है, जो कंसेप्ट है, वो हम फॉलो करते हैं। और उसको भी ये जो दो मेन चीज़ है वो है इंलाइन मैनिपुलेटर और एक है सेट विड्थ, यानी विड्थ हम क्या करते हैं, सेट करते हैं, ये सेट विड्थ मैनिपुलेटर है। So inline manipulator क्या करता है, this manipulator has the same functionality as the \n new line character but with the difference of flashing the stream. So inline manipulator क्या करता है, वो ठीक उस तरह से फंक्शन करता है जिस तरह हमारे पास \n था, यानी वो क्या करता, न्यू लाइन पे हमें क्या कर देता था, वो जो लाइन था वो हमें यानी उसको पार्ट करके वो हमें न्यू लाइन पे शो कर देता था। फॉर एग्जांपल एक लाइन पे और दूसरी लाइन पे, जिस तरह हमने प्रोग्राम किया। तो ठीक उस तरह इनलाइन भी काम करता है। और डिफरेंस क्या है, सिर्फ फ्लैशिंग का डिफरेंस है। फ्लैशिंग का डिफरेंस क्या है, ये मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा। तो जस्ट आपने ये याद रखना है कि इनलाइन मैनिपुलेटर जो होते हैं वो ठीक \n की तरह काम करते हैं, और ये जो होते हैं सी आउट, स्ट्रीम, इनलाइन, इस तरह कुछ फंक्शन होते हैं। ठीक है, इस तरह मैंने आपको प्रैक्टिकली बताया कि यहाँ पर हम सी आउट करेंगे स्ट्रीम में। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई भी स्ट्रीम है, कोई वर्ड है, कोई डिजिट है, कोई लेटर है, जो भी है, और उसके बाद हम लाइन लगाएंगे ताकि हम न्यू लाइन पे वो जा सके। सेट विड्थ मैनिपुलेटर क्या होते हैं, दिस मैनिपुलेटर सेट्स द मिनिमम फील्ड विड्थ ऑन आउटपुट। तो ये विड्थ के लिए यूज होते हैं कि हमें मिनिमम फील्ड विड्थ चाहिए, हमें मैक्सिमम फील्ड विड्थ चाहिए, तो हम वो खुद डिसाइड करेंगे। उससे वो कुछ फंक्शन होंगे, कुछ वो कोड्स होंगे जो हम देंगे, और उसकी मदद से वो हमें क्या करेगा, विड्थ वो करेगा, सेट करेगा। The other file that must be included while using set width manipulator is io manip.h. So
आई इनपुट आउटपुट मैनिपुलेटर डॉट एच, जस्ट आपने ये याद रखना है, इनपुट आई, आउटपुट वो, और मैनिपुलेट करिए MNIP डॉट एच। तो हेडर फाइल के लिए एक्सटेंशन वो एक्सटेंशन रखता है कि हम एक्सटेंशन रखेंगे। तो जो हेडर फाइल हम यूज करेंगे जब हम सेट विड्थ मैनिपुलेटर यूज करेंगे तो वो क्या होगा, IO manip डॉट एच, आई मैनिपुलेटर डॉट एच हेडर फाइल। जो भी आप इमेजिन करो, मुझे पता नहीं कि इसको किस तरह पढ़ा जाता है, बट IO manip डॉट एच या IO इनपुट आउटपुट मैनिपुलेटर डॉट एच, जिस तरह आपको मर्जी, जस्ट आपको याद रखना है और उसे क्या करना है, इंसर्ट करना है। दिस सिंटैक्स इज, जो सिंटैक्स है वो हमारे पास वो क्या है, सेट विथ आवर आर्गुमेंट। आर्गुमेंट क्या होते हैं ये अपने आपको फंक्शन में बताऊंगा, ठीक है। आर्गुमेंट्स हम पास करेंगे, पैरामीटर पास करेंगे, प्रोटोटाइप होते हैं हमारे पास। तो यहाँ पे अगर मैं आपको समझाने लगाऊं तो आपको बहुत डिफिकल्ट लगेगी क्या चीज़ है। तो जस्ट आपने इसे इग्नोर करना है, जस्ट आपने ये करना है कि हम सेट विथ लिखेंगे और उसके बाद हम एक आर्गुमेंट देंगे। आर्गुमेंट क्या होगा वो मैं आगे बताऊंगा। सो यहाँ पर मैं आप लोगों को एनलाइन के बारे में बता देता हूँ कि एनलाइन किस तरह काम करता है, ठीक है। जो फ्लैशिंग का जो मेथड है उसको बारे में थोड़ा बता देता हूँ। तो मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पर एक एनलाइन कर देता हूँ, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये हमें कट करके देगा, ठीक है। किस तरह कट करके देगा, दिखाओ। हेलो वर्ल्ड एक अलग लाइन पे आएगा और हेलो एवरीवन जो है वो एक अलग लाइन पे आएगा, ठीक है। तो ये क्या कर, स्लैश एन जो था हमारे पास या जो बैक स्लैश था हमारे पास, वो क्या कर देता था, वो हम डबल कोटेशन में लिख देते थे, ठीक है। लेकिन ये लाइन हम कहाँ पर लिखते हैं, इस लाइन के बाहर, यानी डबल कोटेशन से बाहर। तो इसमें फ्लशिंग का जो मेथड है वो वाज़ेह है कि हम अगर एक लाइन को वो करना चाहते हैं, यानी फ्लश करना, फॉर एग्जांपल कट करना चाहते हैं, पार्ट करना चाहते हैं, हेलो बर्ड एक अलग पार्ट पे आया और हेलो एवरीवन एक अलग पार्ट पे, तो ये वहाँ पर काम में आता है, ठीक है। ठीक उस तरह काम करता है, काम वही करता है, सेम उसी तरह फंक्शनलिटी है जिस तरह हमारे पास जो बैकस्लैश n था। लेकिन इसका डिफरेंस ये है कि हम एक लाइन को पार्ट करके हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हम वर्ड को पार्ट करके यूज़ नहीं कर सकते। अगर हम वर्ड को पार्ट करना चाहते हैं तो हम फिर यहाँ पर वो लगाएंगे, इस तरह, एक मिनट, इस तरह लगाएंगे। फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे, इनलाइन करेंगे, जो हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट है कि हम दोबारा यहाँ पर इसको यूज़ करें, ठीक है। तो जस्ट हम क्या करते हैं, जो हमें चाहिए कि हमने वर्ड क्या करना है, सेपरेट करना है, यानी वर्ड को वो करना है, बाई पार्ट करना है, ठीक है। यानी उसको क्या करना है, एक पार्ट में लाना है कि एक वर्ड अलग आया और दूसरा वर्ड अलग आया। तो वहाँ पर हम सिर्फ क्या यूज़ करते हैं, बैकस्लैश n। और जब हमें सेंटेंस को वो करना है, फ्लशिंग करना है, यानी पार्ट कर देना है, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, मैं सिंपल वहाँ पर हम लाइन यूज़ करेंगे सिंपल तरीके से। अगर हम इस वर्ड को क्या करें, सेपरेट करें, तो ये हमारे लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाती है। हम यहाँ पर लाइन लगाएं, ठीक है। तो वो हम सिर्फ अपनी आसानी के लिए क्या करते हैं, देखो हेलो एक अलग लाइन पे आया, ठीक है, और इसने क्या किया, लाइन किया, दूसरी लाइन पर क्या दिया, वर्ल्ड। तो इसका जो वो होता है, फ़ायदा जो होता है वो सिर्फ ये होता है कि जो सेंटेंस है हमारे पास, या जो स्ट्रीम है हमारे पास, जो कैरेक्टर्स के, वो उसको क्या करता है, पार्ट कर देता है, यानी एक लाइन पे और वो दूसरी लाइन। और जो हमारे पास बैकस्लैश n है उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। अगर हमने किसी वर्ड को क्या करना है भैया, पार्ट करना है कि वर्ड एक लाइन पे है और दूसरा वर्ड दूसरी लाइन पे है, तो वहाँ पर हम उसको यूज़ करते हैं। लाइन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। वो हमारे लिए क्या है, बहुत आसान कि हम बार बार एंड लाइन करें। तो उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, सिर्फ बैकस्लैश यूज़ करते हैं। बाकी फंक्शनलिटी सारा सब कुछ उसका एक जैसा है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को वो समझाने की कोशिश करता हूँ, वो समझा देता हूँ कि जो हमारे पास सेट विथ मैनिपुलेटर है, मैं गवर्नमेंट देता हूँ कि सेट विथ मैनिपुलेटर, पर मैं देता हूँ कि वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं फटाफट, ए इक्वल टू से इनिशियलाइज भी करते हैं टू बी इक्वल टू 4 लेट सपोज, और सी इक्वल टू
6। तो इसको मैं क्या कहता हूँ कि इसका जो विड्थ वगैरह है उसको मैं सेट कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैं सी आउट करूँगा, सॉरी सी आउट सेट विड्थ। यहाँ पर सॉरी यहाँ पर हम क्या करेंगे, हेडर फाइल भी इंसर्ट जो हमें चाहिए, स्ट्रीम सॉरी स्ट्रीम नहीं, IO मैनिपुलेटर उसको मैं कर देता हूँ सेट विड्थ। यहाँ पर हम आर्गुमेंट देंगे, आर्गुमेंट में फॉर एग्जांपल ऐड देता हूँ। उसके बाद मैं देता हूँ कि हम नंबर चाहते हैं कि हमें नंबर आ जाए, यहाँ पर नंबर हमारे पास आ जाए। और यहाँ पर मैं कर देता हूँ कि सेट विड्थ, यहाँ पर मैं दोबारा आर्गुमेंट पास कर देता हूँ 20। और यहाँ पर मैं दोबारा क्या करता हूँ, सेव कर देता हूँ कि स्क्वायर का एक वर्ड हमारे पास आ जाए, स्क्वायर। और यहाँ पर मैं एंड लाइन कर देता हूँ। या आपको मैं बाद में समझाऊंगा सारा प्रोसेस ना। सेट विड्थ, तो इसको मैं दोबारा सेट विड्थ लगा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर 8 लगा देता हूँ। जो हमारे पास कौन सा नंबर है, 2 है। उसके बाद मैं देता हूँ मैं देता हूँ सेट विड्थ 20। मैं दोबारा सारा इसको मैं समझा देता हूँ कि इसका क्या है और ये हम क्यों कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं ये करूँगा ए प्रोडक्ट ए, फिर दोबारा करूँगा एंड लाइन। इसको मैं क्या कर देता हूँ, कॉपी कर देता हूँ कि मुझे दोबारा लिखना ना पड़े, ठीक है। मैं बार बार लिखता हूँ इसको अपने आसानी पर मैं पेस्ट कर देता हूँ, यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे मेरे पास दूसरा जो नंबर है वो क्या है, 4 है। तीसरा नंबर हमारे पास 6 है। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि इसको क्या करेंगे, बी प्रोडक्ट बी। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सी प्रोडक्ट सी। चलो इसको समझने की कोशिश करते हैं ताकि कुछ समझ आ सके। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, एक हेडर फाइल इंसर्ट किया, ठीक है, IO manip.h। और यहाँ पर मैंने 3 वेरिएबल इनिशियलाइज किए, उनको वीडियो दिए, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि सेट विड्थ वो फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ और उस फंक्शन में 8 आर्गूमेंट पास कर रहा हूँ। तो 8 आर्गूमेंट का क्या मतलब है कि हम 8 स्पेस दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं, 8 स्पेस। यहाँ पर हमें नंबर आउट कर रहे हैं कि हमारे पास एक नंबर वर्ड आ जाए डबल कोटेशन में, ठीक है। हमें क्या करेगा, आउट में दिखाई देगा। यहाँ पर सेट विड्थ दोबारा मैं एक फंक्शन यूज़ करता हूँ, वही फंक्शन यूज़ करता हूँ और उसमें क्या 20 आर्गूमेंट्स पास कर रहा हूँ। उसको आप चेंज भी कर सकते हो, आपकी मर्जी, ठीक है। इसके बाद मैं दोबारा स्क्वायर क्या कर रहा हूँ, सी आउट कर रहा हूँ कि मुझे ये भी चाहिए कि मुझे सी आउट हो जाए, मुझे कंसोल पे दिखाया। उसके बाद मैं क्या करता हूँ कि एंड लाइन, कि ये जो नीचे जो लाइन है वो क्या है, एक अलग अलग लाइन पे हमें शो। एंड लाइन का मतलब ये कि एक अलग अलग लाइन पे हमें क्या हो, शो। दोबारा मैं यहाँ पर वो नंबर पास कर रहा हूँ, ठीक है, नंबर वो आउट कर रहा हूँ, ठीक है। सेट विड्थ वही आ रहा है, ठीक है, विड्थ में वही दे रहा हूँ। यहाँ पर मैं क्या वो नंबर आउट कर रहा हूँ, तो वो नंबर भी मुझे चाहिए कि वो मुझे शो। और यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, प्रोडक्ट दे रहा हूँ कि मुझे वो स्क्वायर मालूम करना है, ठीक है। 2 का हमें क्या फाइंड करना है, स्क्वायर फाइंड करना है। यहाँ इस तरह हमारे पास जो 4 है, 4 का हमने क्या फाइंड करना है, स्क्वायर फाइंड करना है। यहाँ पर मैं प्रोडक्ट दे रहा हूँ, वही 4 में यहाँ पर वो नंबर में कर रहा हूँ कि हमारे पास नंबर क्या है, 4 है, 2 है, 4 है और 6 है। और यहाँ था, अब मैं क्या कर रहा हूँ, स्क्वायर फाइंड कर रहा हूँ। तो स्क्वायर के लिए हम क्या करेंगे, उसको प्रोडक्ट देंगे ना, उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास स्क्वायर आ जाएगा। तो इसको मैं सेव कर देता हूँ। हमारे पास ऑलरेडी से यहाँ पर मैं एग्जीक्यूट में कि कंपाइल एंड रन, तो ये मुझे एरर दे सच। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, डाटा एच नहीं लिखेंगे, सेव कर देता हूँ। यहाँ पर मैं एग्जीक्यूट एंड कंपाइल एंड रन, देखते हैं हमारे पास आउटपुट क्या आता है। ये देखो, जो 2 का आप मल्टीप्लाई करो तो 4 आएगा, 4 को आप मल्टीप्लाई करो तो 16 आएगा, 6 को मल्टीप्लाई करो तो 360 आएगा, 36 आएगा। तो कुछ इस तरह से ये काम करता है, ठीक है, कि सेट विड्थ जो होता है वो विड्थ देता है। यहाँ पर हम ये नंबर वो मैसेज से आउट करें कि हमारे पास एक नंबर चाहिए। सेट विड्थ जो होता है वो 10 और 20 जो हमारे पास होता है वो क्या कर रहा है,
वो हम स्पेसेस दे रहे हैं। यहाँ पर 20 स्पेसेस है, ठीक है, और यहाँ पर कितने हैं, 8 हैं। तो ये इसको आप चेंज भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मुझे चाहिए कि मैं इसको क्या करूँ, फॉर एग्जांपल 50 करना चाहता हूँ, ठीक है। इसको मैं दोबारा कॉपी कर देता हूँ, तो मुझे दोबारा लिखना ना पड़े। पर मैं दोबारा क्या कर देता हूँ, मैं सेव कर देता हूँ, इस पर दोबारा कंपाइल एंड रन। तो ये क्या करेगा, ये 50 स्पेसेस देगा, 50 स्पेसेस देगा, ठीक है। 50 बार स्पेसेस देगा और वो क्या करेगा, वो यहाँ पर हमें शो करके देगा। तो कुछ इस तरह मेथड है इसका, आप खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हो इस पर, ठीक है। इस पर प्रैक्टिस करो। इसका एक और तरीका है, इसको हम एक और तरीके से भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसको मैं क्या कर देता हूँ, इसको मैं काट कर देता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल नहीं, इस तरह नहीं, मैं यहाँ पे ये लाइन है, यहाँ पर मैं दोबारा इसको क्या कर देता हूँ, सी आउट कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर जो सी आउट है कि हम दोबारा सी आउट लिखेंगे, यहाँ पर मैं सेमीकोलन हटा है। क्या है, स्टेटमेंट टर्मिनेटर है। हम इस स्टेटमेंट को क्या कहते हैं, टर्मिनेट नहीं करना चाहते हैं। ये हाई लेवल चीज़ें पता नहीं कि आप लोगों को समझ आ जाएगी या नहीं। इसमें आपको समझाने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि आप इसमें चेंजिंग भी कर सकते हो। यहाँ पर हमने आखिर में क्या लिखा है, सेमीकोलन। इसका मतलब ये कि ये स्टेटमेंट जो है ना, ये सारा एक स्टेटमेंट है। ये जितना भी लिखा हुआ है ना, जितना कोड है, ये एक स्टेटमेंट है। यहाँ पर ये ख़त्म हो रहा है। जो सेमीकोलन है, ये सारा स्टेटमेंट एक स्टेटमेंट है, और ये कहाँ पर एंड हो रहा है, यहाँ पर सेमीकोलन। अगर हम यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर कोई और काम कर देता हूँ, शेयर कर देता हूँ, यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, प्रोग्राम इज एंड, प्रोग्राम एंडेड, प्रोग्राम एंड, फॉर एग्जांपल प्रोग्राम एंड, यहाँ पर मैं सेमीकोलन लगाऊंगा। तो इसको मैं दोबारा क्या करता हूँ, F11 कर देता हूँ। ये क्या करेगा, ये वही तरह से काम कर रहा है जिस तरह पहले काम कर रहा था। जस्ट हम क्या कर रहे थे कि उसको एक स्टेटमेंट बनाया हमने। पहले हमारे पास बहुत से स्टेटमेंट थे ना, ठीक है, और अब हमने क्या बनाया, एक स्टेटमेंट बनाया। इन सारों को क्या बनाया, एक स्टेटमेंट बनाया। तो आप पूरे कोड को एक स्टेटमेंट बना सकते हो। पूरे जितना भी कोड है पर आपके पास, उसको एक लाइन में भी लिख सकते हो। ये कोई वो नहीं है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा है, प्रोग्राम एंड, वो मैसेज भी सेव हो। अगर दोबारा मैं वहाँ Ctrl+Z दबा के मैं दोबारा वही शेप बनाऊँ, तो अब देखो ठीक उसी तरह से काम करेगा। यहाँ पर हमारे पास क्या है, स्टेटमेंट टर्मिनेटर हम यूज़ करते हैं। इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि ये स्टेटमेंट टर्मिनेटर है हमारे पास, स्टेटमेंट को एंड करने के लिए, कि बस यहाँ पर स्टॉप करो। इसके अलावा एक और इंस्ट्रक्शन है हमारे पास, एक और जो स्टेटमेंट है हमारे पास, वो क्या करो, एग्जीक्यूट करो। तो ठीक इस तरह ये काम करता है। उम्मीद है कि आपको वो जो सेट विड्थ मैनिपुलेटर है उसकी समझ आई होगी। अगर समझ नहीं आई तो इस जो मैं कर रहा हूँ, ये जो एग्जांपल है, ये जो प्रोग्राम है, इस पर आप खुद प्रैक्टिस करो, आप खुद इसमें चेंजिंग वगैरह करो, ठीक है। आप इसको एक बार लिखो और उसको सेव करो, ठीक है, एक अलग जगह पर, और उस अलग जगह से लेकर कॉपी करके दूसरी जगह पे पेस्ट करो एक अलग फाइल में, और उसमें आप खुद प्रैक्टिस करो। अगर आप कोई गलती हो गई तो आप दोबारा यहाँ पर आकर वहाँ उसको दोबारा सेट कर सकते। तो आप जब खुद प्रैक्टिस करोगे तो इंशाल्लाह आप इसके काबिल हो जाओगे। तो आप कि आपको प्रोग्राम में कोई भी डिफ़िकल्ट चीज़ अगर आ जाए, अगर कोई एरर वगैरह आ जाए, तो आप उसको आसानी से हैंडल कर सकते हो। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते, आप एक चीज़ को देखते नहीं हो, जस्ट आप, अगर मैं अब इस तरह पढ़ाता गया और आप सिर्फ देखते गए तो आपको तो समझ आ जाएगी, फिलहाल तो आपको समझ आ जाएगी, लेकिन हकीकत में आपको समझ नहीं आएगी, क्योंकि आप उस पर प्रैक्टिस नहीं करते, तो उसको बस जब देखते हो कि भाई इंजॉय करते हो कि ये चीज़ इस तरह होती है, इससे तो कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप प्रैक्टिस करते हो, एक चीज़ को बार बार ट्राई करते हो, नहीं होता, आप ट्राई करते हो कि नहीं ये मैंने करना है, तो तब जाकर आप क्या करोगे, कामयाब होगे और आप एक अच्छा प्रोग्रामर बन सकते हो। एक अच्छा गेमिंग जो होता है, गेमिंग डेवलपर जो होता है, गेमिंग डेवलपर वो भी बन सकते हो। जो भी चीज़ हो, इन प्रोग्रामिंग से सारी चीज़ें बनते हैं। इन प्रोग्राम जो होते हैं C++ होते हैं, HTML होते हैं, CSS होते हैं, जावास्क्रिप्ट होती है, सारे जो
जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से क्या होते हैं, ऐप्स बनाए जाते हैं, वेबसाइट्स बनाए जाते हैं, गेम्स बनाए जाते हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो आप कोशिश करो कि जो भी पढ़ते हो, फिर सिर्फ C++ नहीं है, जो भी चीज़ है, जो भी लर्निंग की चीज़ है, उसको प्रैक्टिस करो, उसको खूब इस तरह करो कि उसको मैं क्या समझाऊँ यार, बस यहाँ तक काफ़ी है। चलो ठीक है, खुदा हाफिज़, थैंक यू फॉर वॉचिंग।